अल अक्सा मस्जिद को 40 दिनों से ज़्यादा की अभूतपूर्व बंदी के बाद दोबारा से खोल दिया गया है और जैसे ही दरवाजे खुले हज़ारों फ़िलिस्तीनी नमाजियों का सैलाब अंदर उमड़ पड़ा और बताया ये जा रहा है कि करीब 3,000 से ज़्यादा लोगों ने फज्र की नमाज अदा की, जो कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद पहली बार संभव हो पाया है। सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ वीडियोस में देखा गया है कि लोग खुशी के साथ मस्जिद के अहाते में दाखिल हो रहे हैं। वहीं वॉलंटियर्स और मस्जिद के जिम्मेदार लोग सफाई और तैयारियों में जुटे हुए नजर आए। इस दौरान आपको याद दिलाते कि इजरायली अथॉरिटीज़ ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस्लाम के इस अहम मुक़द्दस मुकाम को पूरी तरीके से बंद कर दिया था और रमज़ान, ईद उल फितर और जुमे की नमाज तक फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को यहाँ आने से रोक दिया गया था। हालांकि फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि ये सिर्फ एक बहाना था और असल मकसद इस जगह पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना और उसको मजबूत करना था। ईस्ट जेरूशलम में स्थित इस मस्जिद पर दशकों पुराने स्टेट्स को समझौते के तहत मुस्लिम प्रशासन का हक माना जाता है, लेकिन आरोप यह है कि इजराइल लंबे समय से इस व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है और अब मस्जिद खुलने के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, बल्कि उल्टा अल्ट्रा नेशनलिस्ट ऑर्थोडॉक्स समूह के रोज़ाना दाखिले और बढ़ गए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 6:30 बजे से ही ऐसे समूह भारी पुलिस सुरक्षा में मस्जिद में दाखिल हुए, जहां उन्होंने नमाजियों के निकलने के तुरंत बाद प्रार्थना और जश्न जैसा माहौल बनाया। इस बीच जेरूशलम गवर्नरेट ने इसे खतरनाक बढ़ोतरी बताया है और कहा है कि यह कदम मस्जिद में नए नियम थोपने और समय के हिसाब से बंटवारे की कोशिश का एक हिस्सा है, जिससे हालात और ज़्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं। जेडी वेंस अब सीधे मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक वे शुक्रवार को इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाली टीम की अगुवाई करेंगे, जहां सीज़फायर पर अगली बातचीत की जाएगी। शनिवार से शुरू होने वाली इन बैठकों में उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल असीम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं, जबकि ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अपनी टीम के साथ शामिल होंगे। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि इजराइल सीधे इन बातचीत में शामिल होगा या नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि ये आमने सामने की बातचीत बेहद अहम होने वाली है और वेंस शुरू से इसमें अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडी वेंस ट्रंप कैबिनेट में उन नेताओं में रहे हैं जो ईरान के खिलाफ युद्ध के विरोध में थे। इस बीच हालात और जटिल होते दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप ने 2 हफ्तों के सीज़फायर और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने की बात बोल दी है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि यह सीज़फायर लेबनान पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा और बैरूत पर ऐसे ही हमले जारी रहेंगे, जिससे समझौता कमज़ोर पड़ सकता है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस समझौते को अपनी जीत बताया है और कहा है कि ये इराक, लेबनान और यमन तक फैलेगा, लेकिन ज़मीन पर जारी हमले और तनाव इस पूरे समझौते को कभी भी पटरी से उतार सकते हैं। वहीं एक और बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर शुल्क लगाने का है, जहां ईरान हर जहाज़ पर $2 बिलियन शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है, जिससे वैश्विक तेल व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। साथ ही अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त ईरान के यूरेनियम कार्यक्रम को लेकर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चाहते हैं कि ईरान अपना सर्वाधिक यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। हालांकि ईरान का कहना है कि वे केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन का अधिकार रखता है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में होने वाली ये बातचीत तय करेगी कि ये सीज़फायर टिकेगा या फिर मिडल ईस्ट एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ने वाला है। अमेरिका की नई नीति को लेकर एक बड़ी और विवादित खबर सामने आई है, जहां अफगान एवाक ने आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अफगान नागरिकों के लिए स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा यानी SIV प्रोसेस को दोबारा शुरू कर दिया है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया एक धोखा साबित होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक
अफगान आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है और उन्हें दूसरे देशों में यात्रा करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जा रहा है कि मौजूदा नीति के तहत उनकी अधिकांश एप्लीकेशंस पहले से ही रिजेक्ट होने वाली हैं। संगठन के अध्यक्ष श्वान वैन दीवर ने कहा कि लोगों को जोखिम उठाकर बॉर्डर पार करने और पैसा खर्च करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि नतीजा पहले से ही तय है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी एंड्रयू वेप्रैक ने अदालत में दिए बयान में माना है कि SIV प्रोसेस फरवरी से फिर शुरू हुआ है, लेकिन अफगान ट्रैवल बैन अभी भी लागू है, यानी वीज़ा मिल भी जाए तो अमेरिका में एंट्री की गारंटी नहीं है। इस बीच कैंप AS सिलिया में 1000 से ज़्यादा अफगान अभी भी फंसे हुए हैं, जहां उन्हें पुनर्वास का इंतजार है और कुछ लोग मजबूरी में सरकारी पैसे लेकर वापस अफगानिस्तान लौटने को तैयार हो गए हैं। वहीं इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास में इंटरव्यू की संख्या 25% बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन चेतावनी यह दी गई है कि इससे पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वहां स्थानीय लोगों के लिए स्लॉट कम हो सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 तक 1,78,000 से ज़्यादा लोग SIV के लिए योग्य घोषित हो चुके हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू और वीज़ा अभी भी लंबित है, जिससे साफ यह है कि ये प्रक्रिया कई सालों तक खिंच सकती है और हज़ारों अफगानिस्तान के लोग परिवार अनिश्चिंता और ख़तरे के बीच फंसे रह सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर तो हो गया है, लेकिन इसको लेकर अब अमेरिका के अंदर ही सियासी घमासान बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। जहां एक तरफ रिपब्लिकन नेताओं ने इसे सावधानी भरी उम्मीद के साथ देखा है, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे अमेरिका की बड़ी हार बताया है। लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि कूटनीतिक हल सबसे बेहतर है, लेकिन इस डील में कई चिंताजनक और परेशान करने वाले पहलू भी हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान के पास मौजूद करीब 9,000 पाउंड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह अमेरिका के कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि भविष्य में परमाणु खतरा खत्म किया जा सके। वहीं रिक स्कॉट ने इस समझौते को एक मजबूत शुरुआत बताया है और ट्रंप की नीति को पीस थ्रू स्ट्रेट कहा है, लेकिन दूसरी तरफ मार्क लेवी ने इस डील को डिजास्टर बताते हुए कहा है कि अमेरिका ने इजराइल को बातचीत से बाहर कर दिया है और ये बड़ी रणनीतिक गलती है। डेमोक्रेटिक खेमे में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जहां चेरिश मर्फी ने कहा है कि ये सीज़फायर दरअसल ईरान की जीत है, क्योंकि इसे स्टेट ऑफ हार्मोज पर कंट्रोल और टोल लगाने का मौका मिल रहा है। साथ ही इसका न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम भी ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक स्कूमर ने ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये युद्ध अमेरिका को और कमज़ोर कर रहा है और हो भी गया है, और अब कांग्रेस को वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास कर इस युद्ध को रोकना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच हालात और ज़्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की मध्यस्थता में सीज़फायर हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही है। जहां खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, UAE पर 17 बैलिस्टिक मिसाइल और 35 ड्रोन से हमला किया गया है, जबकि कतर पर भी हमले हुए हैं और सऊदी अरब के अहम तेल ठिकानों और पाइपलाइन सिस्टम को निशाना बनाया गया है। वहीं इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत और बैका घाटी पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वे सीज़फायर लेबनान पर बिल्कुल भी लागू नहीं करेंगे, जिससे पूरा समझौता खतरे में पड़ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक तरफ बातचीत की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ हमले ऐसे ही जारी हैं, तो क्या यह सीज़फायर टिक पाएगा या मिडल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। मिडल ईस्ट में सीज़फायर को लेकर अब बड़ा कंफ्यूजन और टकराव सामने आ गया है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच हुए अस्थायी समझौते पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने साफ कहा है कि ये 2 हफ्ते का युद्ध विराम लेबनान तक पर भी लागू होगा, लेकिन इजराइल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और साफ बोल दिया है लेबनान इस पर बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा सीज़फायर में, जिससे हालात और ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। इस पूरे विवाद के बीच हिजबुल्लाह की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ जानकारों के मुताबिक उन्होंने अस्थायी रूप से अपनी तरफ से हमले रोक दिए हैं, लेकिन ज़मीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग है, जहां इजराइल लगातार लेबनान में बमबारी कर रहा है।
बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से जारी हमलों में करीब 1500 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। ये जंग उस वक्त और ज़्यादा फैल गई जब डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने फरवरी के अंत में ईरान पर हमले शुरू किए, जैसे हम सभी जानते हैं। इसके बाद ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे। खास बात यह है कि ईरान ने पहले ही शर्त ये रखी थी कि अगर सीज़फायर होगा तो उसमें लेबनान भी शामिल होगा। और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा ये किया है कि इस समझौते में सभी मोर्चों पर युद्ध रोकने की बात शामिल है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि लेबनान पर ऐसे ही हमले जारी रहेंगे और उन्होंने अमेरिका के फैसले का समर्थन करते हुए ये भी कहा इस हिस्से को अलग अलग कर दिया है। यानी बीच ज़मीनी हालात बेहद ख़तरनाक बने हुए हैं, जहां 100 शहर में इजरायली हवाई हमले में कई लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। जबकि दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में भी भारी बमबारी हुई है। एम्यूनल मैक्रोन और स्पेन के विदेश मंत्री ने भी इजराइल की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर सीज़फायर हुआ है तो वह हर मोर्चे पर लागू होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक ही समझौते पर 3 अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं तो क्या ये सीज़फायर टिक पाएगा या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है जिसके बाद और बड़ी जंग देखने को मिल सकती है।